हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कॉमर्स विद नव। अगर आप क्लास 11th या 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। यहाँ पे हम क्लास 11th एंड 12th के अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडीज। तो आज हम बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 की केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को कवर किया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देख लो, क्योंकि वहां पे हमने बहुत ही डिटेल्ड मैनर में चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर किए थे। उस वीडियो को देखने के बाद इसे कवर करना, क्योंकि वहां पे जब आप पहले कंसेप्ट समझोगे ना फिर ही आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे। तो वहां पे टॉपिक समझ के आओ, कंसेप्ट समझ के आओ, अच्छे से नोट्स बना लो और फिर ये वीडियो में जो हमने बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस कवर किए हैं उनकी प्रैक्टिस करना। साथ साथ प्रैक्टिस करने से ये फायदा होगा कि आपको एंड में जाके कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी और क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, एक्स एंड वाई लिमिटेड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज। जो एक्स एंड वाई लिमिटेड ये कंपनी का नाम बताया गया है कि ये कंपनी ना आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। कौन कौन सी प्रॉब्लम? कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। द प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो ब्लेम कर रहा है मार्केटिंग मैनेजर को, और जो मार्केटिंग का बंदा है वो ब्लेम कर रहा है प्रोडक्शन को कि प्रोडक्शन वाला क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पा रहा। फाइनेंस वाला कह रहा है कि प्रोडक्शन की भी गलती है और मार्केटिंग की भी गलती है। तो आप ये बताओ कि कौन सी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इस कंपनी में नहीं है, लैकिंग क्या होता है, नहीं है। आप बताओ क्या हो रहा है। एक कंपनी है, दिन ब दिन उसका प्रॉफिट ना कम होता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्शन वाला बंदा कह रहा है कि मेरी गलती से नहीं हो रहा, मार्केटिंग वाला ज्यादा मार्केटिंग पे खर्चा कर रहा है इस करके हो रहा है। मार्केटिंग वाला कह रहा है मेरी गलती नहीं है, प्रोडक्शन वाला क्वालिटी नहीं अच्छी बना रहा प्रोडक्ट की तो कस्टमर प्रोडक्ट ही नहीं बाय कर रहा। फाइनेंस वाला कह रहा है प्रोडक्शन की भी गलती है और मार्केटिंग की भी गलती है, वो दोनों को ब्लेम दे रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लेम गेम, एक दूसरे पे ब्लेम लगाया जा रहा है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। तो कौन सी क्वालिटी जो हमने पढ़ी है वो यहाँ पे मिसिंग है? तो क्वालिटी जो मिसिंग है वो है कोऑर्डिनेशन। हमने पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी माना जाता है मैनेजमेंट की, और कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन तो होनी ही चाहिए। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब हमने पढ़ा था? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। ये एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से मैनेजर्स सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को बाइंड करता है, मतलब इकट्ठा करके चलाता है ताकि किसी में भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और सब मिल के काम करे, मिलजुल के काम करे। तो यहाँ पे तो अगर आपने पढ़ा ब्लेम वगैरह कर रहे हैं, मिलके काम नहीं कर रहे, तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन का मतलब है तो आप बता दोगे कोऑर्डिनेशन नहीं है। कहीं पर क्वेश्चन में ना जो डेफिनेशन का वर्ड है सिंक्रोनाइजेस, ये भी यूज किया जाता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। सिंक्रोनाइजेस होता है कि इकट्ठा करके सबको मिल मिल के लेके चलता है आगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। तो उन्होंने कहा एक्सप्लेन इट ब्रीफली। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें? आप फीचर्स बता सकते हो कोऑर्डिनेशन के, कौन कौन से फीचर्स हमने कवर किए थे पिछले में? हमने किए थे कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स, इट्स परवेसिव कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डेलिब्रेट फंक्शन। तो ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से फीचर्स कवर किए थे। इसमें आप वो लिख सकते हो और साथ में आप क्या ऐड कर सकते हो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए आप इसमें इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस के हमने 3 पॉइंट्स कवर किए हैं पिछली वीडियो में। कौन कौन से? ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। इसमें मैं फर्दर पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि वो हमने पिछली वीडियो में कर लिया हुआ है। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे देखेंगे कि उसको हमने कैसे समझना है और उसका क्या आंसर है, कौन सा कंसेप्ट है वहां पे। क्योंकि मैंने अगर आपको बता दिया कैसे यूज करना है, कौन सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो आप बता ही दोगे अगर आपने अच्छे से मेरी पिछली वीडियो देखी है और सारे के सारे कंसेप्ट कवर किए हैं तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरह से है, आशुतोष गोयनका was working in Aix Limited
company manufactures air purifiers. He found that the profits had started declining from the last 6 months. आशुतोष गोयनका एक पर्सन है जो एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी में काम कर रहा है। कंपनी क्या बनाती है? एयर प्यूरिफायर्स। उसने ये देखा कि पिछले 6 महीनों से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन क्या होता है? कम होता जा रहा है। और प्रॉफिट की एक इम्प्लीकेशन बताई है। प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ फर्म। ये क्या बताइए? इम्प्लीकेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव बताया। हमने कहा था ना कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एक फर्म का क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फर्म। फर्म को क्यों प्रॉफिट की जरूरत है? ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए, उसका बिजनेस बंद ना हो जाए। सो उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया अच्छे से, ताकि वो ये जान पाए कि ये जो सेल्स कम हो रही है ये क्यों कम हो रही है। उसने क्या किया? आशुतोष गोयनका ने देखा प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो उसने क्या किया? उसने कहा कि प्रॉफिट्स तो बहुत ज़रूरी है। अगर फर्म को मार्केट में टिकना है, कंपनी को मार्केट में टिकना है, तो प्रॉफिट्स तो बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट्स के बिना थोड़ी हम कोई काम कर पाएँगे, तो फिर हम मार्केट में भी नहीं सर्वाइव कर पाएँगे। तो इसलिए उसने प्रॉफिट्स कम होने की वजह जानने के लिए बिज़नेस एनवायरनमेंट को एनालाइज़ किया। देखा कि कौन-कौन सी जो चेंजेज़ हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में या कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या सोसाइटी की कुछ सोच बदल रही है जिस कारण वो अब एयर प्यूरिफायर्स कम बाय कर रहे हैं। तो उसने बिज़नेस एनवायरनमेंट को देखा, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को देखा और ये जानने की कोशिश की कि प्रॉफिट आखिर कम हो क्यों रहा है। तो अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो कौन से लेवल पे है। हमने कौन-कौन से लेवल किए थे मैनेजमेंट के? हमने कहा था 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल था टॉप मैनेजमेंट, सबसे ऊपर। सेकंड हमने किया था मिडल लेवल, मिडल मैनेजमेंट। थर्ड हमने किया था सुपरवाइजरी लेवल, जो जिसको हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। तो अब आप बताओ इनमें से कौन से लेवल पे है वो? फा गेस इट, गेस इट। यस, वो टॉप लेवल पे है। कैसे पता लगा आपको टॉप लेवल पे है? इस क्वेश्चन की कौन से पॉइंट से आपको ये पता लगा कि वो टॉप लेवल पे है? इस पॉइंट से। एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने टॉप लेवल मैनेजर्स के जो फंक्शंस पढ़े थे उसमें हमने एक ये भी पढ़ा था ना कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और फिर उसकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होता है? रीजंस देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसने भी यही किया, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया और ये देखा कि कौन से रीजन कारण प्रॉफिट कम हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से पता लगता है कि वो टॉप लेवल मैनेजर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो टॉप लेवल पे बैठा है। अदर 3 फंक्शंस बता दो। हमने 5-5 फंक्शंस किए थे ना, टॉप लेवल के भी, मिडल के भी, सुपरवाइजरी के भी 5 फंक्शंस ईच किए थे। तो एक तो उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया जिससे आपने आंसर गेस किया। तो नेक्स्ट 3 फंक्शंस कौन-कौन से हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, जितनी भी डिपार्टमेंट्स में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन हो। दूसरा ये हो सकता है कि वेलफेयर और सर्वाइवल इंश्योर करना ऑर्गेनाइजेशन की। और थर्ड आप ये लिख सकते हो कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स या स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं। तो आप 3 फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल यहाँ पे लिखोगे, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे। पता लगा कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ के समझ के उसमें से की पॉइंट निकाल के आंसर को फाइंड करना है। तो आप ऐसे ही वहां पे करोगे, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसे अपनी वर्डिंग में ट्रांसलेट करोगे और फिर देखोगे आपसे क्या पूछा गया और उसका आंसर क्या है और आपको क्यों ऐसा लगता है। यहाँ पे मैंने आपको लेवल बताया, लेकिन मैंने लेवल के साथ ये भी बताया मुझे कैसे पता लगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, तुक्का नहीं होना चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए। रट्टा लगाओगे तो आंसर नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आपको साथ में ये भी बताना है कि कहाँ से आपको पता लगा। इसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले कंसेप्ट्स पे अच्छे से वर्क करो और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। जोश इंटरप्राइजेज डिसाइडेड टू इंक्रीज सेल्स बाय 20% दिस ईयर। जोश इंटरप्राइजेज एक फर्म बता दी, उसने डिसाइड किया कि वो इस साल 20% से अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे। कि जितनी वो पहले सेल्स करते थे ना उससे 20% ज्यादा वो इस साल करेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मीटिंग की अपने एम्प्लॉयज के साथ
प्लान बनाया। पहले तो उन्होंने मीटिंग की इसके लिए कि वो कैसे सेल्स इंक्रीज़ करेंगे, फिर उसके हिसाब से प्लान बनाया कि वो क्या-क्या काम करेंगे और एम्प्लॉइज़ की पोटेंशियल वगैरह को देखा, उस तरीके से एम्प्लॉइज़ को काम दे दिया कि कौन-सा बंदा कौन-सा काम अच्छा कर सकता है। और एक्सटर्नल बिज़नेस एनवायरनमेंट के उन्होंने टेस्ट किए ताकि वो देख पाएँ कि जिस तरीके से उन्होंने सोचा है कि वो अपनी सेल्स इंक्रीज़ करेंगे, क्या वो वैसे कर भी सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि साल के अंदर-अंदर कोई टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो जाएगी कि हम बिल्कुल भी सेल्स नहीं कर पाएँगे या कोई सोसाइटी में इम्पैक्ट ऐसा आ जाएगा, लोगों की सोच चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने बिज़नेस एनवायरनमेंट को भी एनालाइज़ किया। और क्या हुआ इसका रिज़ल्ट? कंपनी अपना टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर पाई। तो बताओ कौन-सी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की आपको यहाँ पे पता लगती है? हमने मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की ना जिसको हम फीचर्स भी कहते हैं, तो हमने 6 टू 7 पॉइंट्स किए थे उसके, 6 टू 7 पॉइंट्स किए थे। उनमें से कौन से 3 पॉइंट्स आपको लग रहा है कि यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं? तो चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहली लाइन से ही पता लग रहा है। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो 20% से सेल इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 20% जो सेल इंक्रीज़ का टारगेट सेट किया, ये क्या हुआ उनका? गोल सेट किया। तो पहला फीचर कौन-सा आ गया? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया कि फर्म अपना गोल यानी कि अपना टारगेट, अपना मकसद डिसाइड करती है, तो उस पे काम करती है। तो इस पे उन्होंने बहुत क्लियर और स्पेसिफिक गोल डिसाइड किया जो कि है 20% का। तो एक फीचर तो बहुत ईज़िली आपको पहली लाइन से ही पता लग गया। अब दूसरा फीचर देखो। उन्होंने कहा कि वो मीटिंग करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ के साथ और प्लान बनाते हैं उस अकॉर्डिंग ताकि वो अपने एम्प्लॉइज़ की जो कैपेबिलिटी है उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा? क्या वो जो टॉप मैनेजर है या सीईओ है, वो अकेला काम कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न ले रहा है? नहीं, वो क्या कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ मीटिंग कर रहा है, उसके बाद वो डिसाइड कर रहा है। तो ये मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कैसे? क्योंकि वो मिल के काम कर रहे हैं, एक बंदा सीईओ अकेला डिसीज़न नहीं ले रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मैं मालिक हूँ, मैंने जो बोल दिया मैं करूँगा, नहीं। वो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ मीटिंग कर रहा है, प्लान कर रहा है और फिर देख रहा है कि कैसे काम होगा। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे सारे मिलके डिसाइड करके, बातचीत करके फिर डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है? तो सेकंड फीचर भी बहुत ईज़िली आपको पता लग गया। अब थर्ड फीचर क्या हुआ? थर्ड फीचर थर्ड लाइन में होगा, हाउएवर द एक्सटर्नल बिज़नेस एनवायरनमेंट मतलब वो एक्सटर्नल बिज़नेस एनवायरनमेंट को टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन-सा फीचर आ गया? मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? डायनामिक का मतलब क्या था? एवर चेंजिंग। मैंने कहा था ना डायनामिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें कि मैनेजमेंट को रूटीन में चेंजेस फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि हमेशा एनवायरनमेंट सेम नहीं रहता। तो इसीलिए मैनेजर को अपना आउटसाइड एनवायरनमेंट, अपना बिज़नेस एनवायरनमेंट एनालाइज़ करना चाहिए टाइम टू टाइम ताकि वो मार्केट के साथ चल सके क्योंकि अगर वो एनालाइज़ नहीं करेंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएँगे और एट द एंड वो फेल हो जाएँगे मार्केट में, सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। इससे आपने बहुत ही ईज़िली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के इसमें हैं। बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है लेकिन अगर आपके कांसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत ईज़िली इसको क्रैक कर सकते हो। लाइन बाय लाइन पढ़ो और देखो कि ये लाइन में कोई फीचर तो नहीं है जैसे हमने लाइन पकड़ी, पहली लाइन देखी 20% देख के पता लग गया पहला फीचर होगा। दूसरी लाइन पढ़ी है, जब मीटिंग देखा अच्छा अकेला नहीं काम कर रहा, मीटिंग कर रहा है, एम्प्लॉइज़ की भी हेल्प ले रहा है, तो हाँ, ग्रुप वाला हमने एक पॉइंट पढ़ा था, तो ग्रुप एक्टिविटी होगी। तीसरा देखा, तो हमने बिज़नेस एनवायरनमेंट से पढ़ा कि ये तो डायनामिक फंक्शन होगा। तो आपने भी ऐसे करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और फिर सोचना है क्या पूछा गया, उसके आपने कौन-कौन से पॉइंट्स पढ़े थे, पहले एक साइड पे चाहे पेंसिल के साथ लिख लो। फिर ये देखो कि उसमें से हर लाइन के अकॉर्डिंग आपको कौन-सा पॉइंट ज़्यादा सूटेड लग रहा है, फिर वो पॉइंट लिख के उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन 4 है, अमन, अहमद एंड अली 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में। कौन-सी फर्म, कौन-सा काम? जो डिस्ट्रीब्यूट करती है डेयरी प्रोडक्ट्स को महाराष्ट्र स्टेट में। जो अमन है, जो फर्स्ट पर्सन है,
उसके पास सीबीएसई की +2 की डिग्री है बिज़नेस स्टडीज़ में, उसका बिज़नेस स्टडीज़ मान लो एक सब्जेक्ट होगा, वो भी आपकी तरह ही है, एक स्टूडेंट रहा होगा, उसने भी 12th में बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ी होगी, तो उसके पास 12th का सीबीएसई का सर्टिफाइड है कि उसने 12th की हुई है और उसने बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ी हुई है। और अहमद ने क्या किया हुआ है, जो सेकंड पर्सन है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है हिस्ट्री में। और अली ने क्या किया हुआ है, अली ने डेयरी फार्मिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। मतलब तीनों का बैकग्राउंड अलग हो गया, पहला बंदा कॉमर्स का है जिसने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, दूसरे ने हिस्ट्री पढ़ी है और तीसरे ने डेयरी फार्मिंग के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इतना पता लग गया। ठीक है, उसके बाद वन डे देयर वाज सीरियस डिस्कशन बिटवीन अहमद एंड अली। अहमद और अली जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं है, एक हिस्ट्री के और डेयरी फार्मिंग के, ठीक है, उनमें बहस होगी। अहमद कहता कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, जबकि अली ने कहा कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन या तो लॉ होता है, लीगल मतलब लॉयर का जो प्रोफेशन होता है, या मेडिकल डॉक्टर का एक प्रोफेशन होता है। मैनेजमेंट वो कहता कोई प्रोफेशन नहीं होता। क्यों? वो कहता मैनेजमेंट तो वो प्रोफेशन की कंडीशंस को फुलफिल ही नहीं करता। अमन ने उनकी बातें सुनी और अपनी नॉलेज के बेसिस पे और अपनी बिजनेस स्टडीज की नॉलेज के बेसिस पे उसने नेचर ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया अहमद और अली को। तो आप बताओ कि उसने क्या समझाया होगा? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं फाइंड करने, इन्होंने सीधा ही लिख दिया नेचर। तो यहाँ पे और प्रोफेशन की बात बता दी, तो आपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में इसमें सारा नहीं समझाना। हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 पॉइंट किए थे। क्या? एज एन आर्ट, एज अ साइंस और एज प्रोफेशन। 3 पॉइंट किए थे ना? उन्होंने सीधा नेचर पूछ ली, तो नेचर के आपके दिमाग में 3 पॉइंट आ गए, लेकिन बात उन्होंने किसकी की है? प्रोफेशन की, तो वो प्रोफेशन के बारे में समझाएगा। तो अपने आर्ट और साइंस नहीं समझाना, प्रोफेशन समझाना है। प्रोफेशन का क्या बताओगे? हमने फीचर्स कवर किए थे ना, 5 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, फिर हमने देखा था कि वो मैनेजमेंट में होते हैं कि नहीं। वो अच्छे से समझाओगे और बताओगे कि क्या वो मैनेजमेंट में होते हैं या नहीं। कौन-कौन से फीचर्स हैं, एक बार इधर भी देख लेते हैं। फर्स्ट था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो पहला जो फीचर था प्रोफेशन का वो ये था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हमने कहा था प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें अच्छी खासी नॉलेज लेनी होती है हमें। जैसे अगर डॉक्टर बनना है तो अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉयर बनना है तो अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो तब जाके आप बन सकते हो। तो क्या ये मैनेजमेंट में फीचर है? हाँ, है, मैनेजमेंट में भी ये फीचर है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट में भी अच्छी खासी पढ़ाई करनी होती है। जैसे बच्चे एमबीए तक कर रहे हैं, बहुत बच्चे एमबीए कर रहे हैं, वहाँ पे वो क्या सीखते हैं? मैनेजमेंट ही तो सीखते हैं। लेकिन उसके लिए भी उनको कितनी हाई लेवल पे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं वो। तो हाँ, इसमें भी अच्छी खासी नॉलेज है। सेकंड जो हमने फीचर किया था, वो हमने किया था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब था कि प्रोफेशन जो है ना, वहाँ पे गेट खुला नहीं है, एंट्री जो है ना उसमें रिस्ट्रिक्टेड है। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री चाहिए ही चाहिए। पहले नीट क्लियर करो, एमबीबीएस करो, फिर जाके डॉक्टर बनोगे। अगर लॉयर बनना है तो एलएलबी करनी ही पड़ेगी। एलएलबी के बिना आप लॉयर नहीं बन सकते। लेकिन क्या मैनेजमेंट में ऐसी कोई डिग्री है? हाँ, बच्चे एमबीए ज़रूर करते हैं, बहुत लोग एमबीए करते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि एमबीए के बिना आप मैनेजमेंट में जा ही नहीं सकते। कई इंजीनियरिंग करके फिर मैनेजमेंट सेक्टर में एंटर हो जाते हैं। तो उसमें कोई एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो ये फीचर जो है प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट में नहीं है। थर्ड जो हमने फीचर किया था प्रोफेशन का वो किया था प्रोफेशनल एसोसिएशन। कि जितने भी ये प्रोफेशंस होते हैं ना, इनको एक एसोसिएशन के साथ मिलके काम करना होता है, मतलब एक एसोसिएशन के अंडर काम करना होता है। जैसे कि अगर आप सीए हो तो आपको आईसीएआई के अंडर ही काम करना पड़ेगा, उसके रूल्स रेगुलेशंस माननी पड़ेगी। लेकिन क्या मैनेजमेंट में ऐसा कुछ है? नहीं। मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल बॉडीज तो हैं, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि आप उसके मेंबर होने ही चाहिए। लेकिन सीए के लिए कंपल्सरी है कि वो आईसीए
आई का मेंबर होना ही चाहिए। तो ये फीचर भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट में नहीं है। फोर्थ जो हमने फीचर किया था वो किया था एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? एथिक्स के साथ काम करना, मोरालिटी के साथ काम करना, कुछ भी गलत नहीं करना। तो प्रोफेशन में तो चाहिए, अगर डॉक्टर जो होते हैं ना उनको ओथ भी लेनी ज़रूरी होती है कि वो सोसाइटी को सर्व करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, एथिकली चलेंगे। ऐसे ही सीएस को, लॉयर्स को करना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट में भी एथिक्स के साथ ही चलना पड़ता है क्योंकि हर प्रोफेशन में एथिक्स चाहिए ही होते हैं। सही से काम, ऑनेस्टी से काम होना ही चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट में ना ऐसा कुछ लॉ नहीं बना हुआ इसके रिलेटेड। तो ये कह सकते हो कि पार्शियली ये भी एक तरह से नहीं है। उसके बाद हो गया सर्विस मोटिव कि हर किसी प्रोफेशन में यही होता है कि वो सोसाइटी को सर्व करेंगे। डॉक्टर भी सर्व करेगा, लॉयर्स भी सर्व करेंगे कि वो सोसाइटी को सर्व करेंगे। लेकिन बिज़नेस में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट भी यही कहती है कि हमारे एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, हमें भी सोसाइटी को सर्व करना चाहिए क्योंकि हमने सोसाइटी से रिसोर्सेज़ लिए हैं। ठीक है? लेकिन पहला उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग ही होता है, उसके साथ-साथ वो सोसाइटी को सर्व करेंगे। तो ये एक तरह से हाँ, कह सकते हैं कि है, ये वाला जो फीचर है वो है मैनेजमेंट में भी। तो इस तरीके से आप बताओगे, पहले आप मैनेजमेंट एज़ अ प्रोफेशन को थोड़ा-सा प्रोफेशन के बारे में बताओगे, फिर फीचर्स बताओगे प्रोफेशन के और साथ-साथ रिलेट करके बताओगे कि क्या ये मैनेजमेंट में है या नहीं है। इस तरीके से आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5th। General manager of a reputed organization, Mr. Agastya Lokhande, made the following announcement at the annual journal meeting of the company. मिस्टर अगस्त्य लोखंडे एक जनरल मैनेजर हैं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के। उन्होंने ना ये जो एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, कंपनीज ना साल बाद एक एजीएम करती है, एनुअल जर्नल मीटिंग करती है, जहाँ पे वो शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की? ये अनाउंसमेंट की, व्हेन वी थिंक ऑफ अ ब्रांड, वी थिंक ऑफ रेपुटेशन। वो कहते हैं कि जब भी हम हमारे ब्रांड बारे सोचते हैं ना, हम हमारी रेपुटेशन बारे सोचते हैं, हमारी इमेज जो हमने सोसाइटी में बनाई हुई है, हमारी हमारे लिए जगह जो हमने सोसाइटी में बनाई हुई है। बट द रेपुटेशन इज मेड और ब्रोकन बाय द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर रिप्रेजेंटेशन। बट कहते हैं हमारी रेपुटेशन किस पे डिपेंड करती है? हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे, कि जो हम सामान दे रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है, क्या वो अच्छी क्वालिटी का है, क्या वो बुरी क्वालिटी का है, क्या लोगों को पसंद आ रहा है। और कस्टमर रिप्रेजेंटेशन, कि कस्टमर उसे कैसे ले रहे हैं, कस्टमर को हमारा ब्रांड कैसा लग रहा है, क्या कस्टमर लॉयल है, क्या कस्टमर रिपीटेडली हमारे ब्रांड की चीजें ही बाय करते हैं, क्या वो दूसरों को भी बताते हैं हमारे ब्रांड के बारे में। तो कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। इफ पीपल आर माइजरेबल दे कांट गिव देयर बेस्ट वर्क एंड द ब्रांड सफर्स। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं करेंगे ना, अगर हम हमारी एम्प्लॉयज की केयर नहीं करेंगे तो वो काम भी अच्छे से नहीं करेंगे। और अगर काम अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारे ब्रांड को नुकसान होगा ही होगा। लेकिन अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हमें एम्प्लॉयज़ को जॉब सैटिस्फैक्शन देनी पड़ेगी, मतलब एम्प्लॉयज़ को खुश रखना पड़ेगा ताकि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाएँ। तो ये तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी अपनी मीटिंग में। तो बताओ इससे आपको कौन-सा फीचर पता लगता है मैनेजमेंट का जो मिस्टर अगस्त्या ने अनाउंस किया? तो हम मैंने आपको कहा ना 6-7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के, 3 तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख लिए। तो आप बताओ उनमें से कौन-सा एक फीचर हो सकता है? तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने देखा क्या पूछा गया? फीचर्स पूछा गया है। तो जो 6-7 पॉइंट्स आपने किए हैं, पहले उनकी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है? फिर देखो उनमें से कौन-सा फीचर यहाँ पे रिलेटेबल है और फिर आपको बहुत ही ईज़िली आंसर मिल जाएगा। इसमें जो फीचर यूज़ हो रहा है ना, जो हमारा ये फीचर है यहाँ पे, वो है इंटेंजिबल फोर्स। कि मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स में हमने क्या पढ़ा था कि ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। लेकिन फ़ील कर सकते हैं कैसे? कि एम्प्लॉइज़ कैसे काम कर रहे हैं,
हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को कैसे देख रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, हम इसे टच तो नहीं कर सकते अगर हमारे एम्प्लॉइज़ कैसे काम कर रहे हैं, हम उन कैसे टच कर सकते हैं? लेकिन फ़ील कर सकते हैं। अगर वो खुशी-खुशी काम कर रहे हैं, उनके चेहरे पे स्माइल्स हैं, वो टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर रहे। हमारे कस्टमर्स खुशी-खुशी हमारे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, रिपीटेडली बाय कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट बाय करो, तो मतलब कि वो खुश हैं। तो वो आ गया इंटेंजिबल फोर्स। तो ये कहाँ से पता लगा? यहाँ से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कस्टमर रिप्रेजेंटेशन और जॉब सैटिस्फैक्शन वाली बात से यही पता लगा कि ये इंटेंजिबल फोर्स की बात की जा रही है। और उसके बाद आपने क्या लिखना है? 3 रीज़न्स दैट मेक मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट टू एन ऑर्गनाइज़ेशन। इसमें आपने मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस के 3 पॉइंट्स लिखने हैं। हमने 5 पॉइंट्स किए थे। वीडियो 1 में कवर की थी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, 5 पॉइंट किए थे, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स लिख लेना। जैसे आप ये लिख सकते हो दैट मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ऐसे आप कोई भी 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 6, ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसको हम अच्छे से देखते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज भी आते हैं। और जो मैं ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। तो हाँ, आपको एमसीक्यू में भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि कौन सा इसमें, जैसे हम, तो इन ऑप्शंस में से ना कोई एक ही जो है ऑप्शन सही है। तो पहले केस पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। द न्यूली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ साहिब लिमिटेड। कहते हैं एक प्रोडक्शन मैनेजर है ना उनका, साहिब लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने एक न्यू बंदा रखा है एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। साहिब लिमिटेड क्या करती है? टॉयज को मैन्युफैक्चर करती है, टॉयज बनाती है। और प्रोडक्शन मैनेजर का क्या नेम है? मिस्टर अजय। तो मिस्टर अजय ने क्या नोटिस किया कि जो वर्कर्स है ना फैक्ट्री में, वो अपना बेस्ट काम नहीं कर रहे, क्योंकि जो फिजिकल कंडीशंस है फैक्ट्री की वो अच्छी नहीं है। फिजिकल कंडीशंस क्या हो गया कि हो सकता है वहां पे उनको प्रॉपर रेस्ट टाइम ना मिलता हो, क्लीनिनेस ना हो, स्मेल आती हो जहाँ पे वो काम करते हो, प्रॉपर वॉशरूम की फैसिलिटीज ना हो, प्रॉपर वाटर की फैसिलिटीज ना हो, जिस कारण वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाते। क्योंकि अगर बाहर ना इन्वायरमेंट हमारा खराब होता है ना, तो हम हमारे काम पे फोकस भी नहीं कर पाते। तो उसने क्या किया? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये देखने के लिए कि अगर वो फिजिकल कंडीशंस को चेंज कर देगा, मतलब बाहर की चीजों को चेंज कर देगा, तो उनके वर्कर्स की परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क आएगा? तो उसने क्या किया, अच्छी वेंटिलेशन दी। वेंटिलेशन होता है कि जैसे हो सकता है कि पहले वो बंद कमरों में काम कर रहे हो, लाइट भी ना प्रॉपर आती हो, हवा भी ना प्रॉपर आती हो, साँस घुटता हो, तो उसने वेंटिलेशन अच्छी दी कि अच्छे से हवा वगैरह क्रॉस हो। और वाटर फैसिलिटीज़ दी, पानी की फैसिलिटी दी, मेबी फ़िल्टर वाटर दिया हो सकता है, या कि वो साफ-सुथरा पानी पी पाएँ। तो उसने ये देखा कि जो फटीग लेवल होता है, फटीग होता है थकावट। कि जो थकावट का लेवल था ना वर्कर्स का, वो कम हो गया। अब वो ज़्यादा काम कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो बताओ कौन-सा यहाँ पे मैनेजमेंट की नेचर का आपको पॉइंट पता लगता है? आप इसको कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन-सा यहाँ पे फीचर लग रहा है, कौन-सा नेचर का पॉइंट लग रहा है। इसमें जो पॉइंट है ना, वो है मैनेजमेंट एज़ अ साइंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट की बात की, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट आ गया, वहाँ पे किसकी बात होती है? साइंस की। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि साइंस में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये देखने के लिए टू फाइंड द कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। अगर मैंने ये किया तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो इसमें उसने क्या किया, इसमें उसने कंडीशंस इम्प्रूव करके देखी, तो उसका क्या इम्पैक्ट आया? इम्पैक्ट ये आया कि वर्कर्स का फटीग लेवल कम हो गया, अब वो ज़्यादा काम कर पा रहे हैं बिना थके हुए। ठीक है? तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात हुई है, तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग गया कि ये मैनेजमेंट एज़ अ साइंस है। हाँ, कइयों को ये लग सकता है कि आर्ट मैनेजमेंट एज़ अ साइंस तो है ही है, ये तो कन्फर्म है। कइयों को ये भी लग सकता है कि ये आर्ट भी तो है, क्योंकि उसने ऑब्ज़र्व किया, समझा, फिर बताया।
तो 8 भी हो सकती है, तो उनके लिए ये आंसर बोथ ए एंड सी भी हो सकता है, बट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आर्ट में हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की। उन्होंने ये बताया, उसने एक्सपेरिमेंट किया और ये फाइंड किया। यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी तो नहीं ना आई। क्रिएटिविटी की बात हुई है यहाँ पे कोई? नहीं। क्रिएटिविटी की बात नहीं हुई, तो ये आर्ट नहीं है। आई होप कि आपको मेरा व्यू पॉइंट यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rishi Mukherjee has recently joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. ऋषि मुखर्जी एक पर्सन है जिसने AMV लिमिटेड एक कंपनी ज्वाइन की है जो रेफ्रिजरेटर्स मतलब फ्रिज वगैरह बनाती है। उसने ये देखा कि उसके डिपार्टमेंट में ना जो पर्सन है वो कम है, अंडरस्टाफ्ड होता है कि जितनी जरूरत है ना, जितने एम्प्लॉयज की जरूरत है उससे कम है। मान लो 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है, हो सकता है वहां पे 5 या 6 ही हो, और कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट उसके डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा काम करने के लिए। Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other departments is improved. तो उसने ये सोचा कि वो कुछ ऐसा करे कि उसके डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज चाहिए वो तो हो ही हो, साथ में उसके साथ सारे कोऑपरेट भी कर रहे हो। तो अब बताओ कि ऋषि कौन से लेवल पे है? वही 3 लेवल्स में से देखो, क्या वो टॉप पे है, क्या वो मिडल पे है, या क्या वो सुपरवाइजरी लेवल पे है? ये आपको ना पता कैसे पता लगेगा? आपको अगर इनके फंक्शंस अच्छे से याद होंगे, क्योंकि इनके फंक्शंस ही उन्होंने ऐसे केस स्टडी में बता देने हैं। इसमें भी इन्होंने 2 फंक्शंस बताए हुए हैं, जिससे पता लग रहा है कि वो कौन से लेवल पे हैं। और वो 2 फंक्शंस हैं कि एक तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इन्होंने बात की हुई है स्टाफिंग की, कि ये इंश्योर करना कि उसके पास करेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो, नेसेसरी पर्सोनल हो। दूसरा कॉपरेशन हो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। और ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये मिडल लेवल पर्सन्स के होते हैं, तो वो मिडल लेवल पे है। और आप साथ में ये बताओगे भी, आपको कैसे पता लगा, आप ये 2 चीजें बताओगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वाली बात और कॉपरेशन वाली बात। उसके बाद 3 कोई और फंक्शंस लिख देना मिडल लेवल के, क्योंकि हमने 5 ईच किए हैं। हमने टॉप के भी 5 फंक्शंस किए, मिडल के भी 5 और सुपरवाइजरी के भी 5। तो 2 उन्होंने बता दिए, आप फर्स्ट ए पार्ट में बताओगे मिडल लेवल पे, और वो 2 फंक्शन साथ में लिख दोगे कि आपको यहाँ से पता लगा। और नीचे उन्होंने 3 और फंक्शंस पूछे हैं, जो 3 फंक्शंस बच गए वो आप इधर लिख दोगे मिडल लेवल के, और ये आपका अच्छे से आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। एम आई क्लियर? ये जो है ना, अब क्वेश्चन 8, ये सैंपल पेपर का ही एक क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने एक केस स्टडी दी हुई है और साथ में 4 एमसीक्यूज उसी में से पूछे हुए हैं। तो इसे अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, और हमें और थोड़ी क्लैरिटी आएगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो चलिए देखते हैं। सना इज द ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो सना क्या है? सना ब्रांच मैनेजर है एबीसी हैंडीक्राफ्ट्स एक कंपनी, उसकी ब्रांच मैनेजर है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडियन हैंडलूम है या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, उनकी सेल्स को प्रमोट करना, मतलब बढ़ाना। क्या बनाते हैं वो? फैब्रिक्स बना ले, फर्निशिंग्स, रेडीमेड हाउस होल्ड आइटम्स, वो सारा कुछ बनाते हैं इंडियन ट्रेडिशनल फैब्रिक से। सना ने क्वांटिटी डिसाइड की, वैरायटी डिसाइड की, कलर, टेक्सचर, जितनी भी ऊपर ये आइटम्स बनाते हैं ना, फर्निशिंग, फैब्रिक, हाउस होल्ड आइटम्स, उनका क्वांटिटी, वैरायटी, कलर, टेक्सचर सारा कुछ सना डिसाइड करती है। और उसके हिसाब से वो सबको रिसोर्सेज बांट देती है, ताकि वो अच्छे से परचेसिंग कर पाए अलग अलग सप्लायर्स से। तो उसने क्या किया, उसने एक टीम ऑफ डिजाइनर्स भी अपॉइंट की, क्राफ्ट पीपल भी अपॉइंट किए कंपनी में, जिन्होंने कुछ प्रिंट्स बनाए बेड कवर्स के लिए। जैसे जो हमारी बेडशीट्स वगैरह होती है ना, उनपे कौन से डिजाइन आएगा, प्रिंट आएगा, वो डिसाइड करने के लिए, वो बनाने के लिए उसने कुछ डिजाइनर्स रखे अपनी फर्म में। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, इम्प्रेसिव लग रहे थे, पर
एक प्रॉब्लम थी उनमें कि वो एक्सपेंसिव बहुत थे। एक्सपेंसिव होता है कॉस्टली बहुत थे, क्योंकि हर कोई इंडिया में इतना नहीं अफोर्ड कर सकता। यहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी हैं, तो अफोर्डेबिलिटी भी उसको देखनी थी ताकि हर कोई बाय कर पाए। एक एवरेज कस्टमर एटलीस्ट उसको बाय कर पाए। तो सना ने कहा कि जो सिल्क बेड कवर्स है ना, वो फेस्टिवल पे यूज़ करेंगे और कॉटन के वो यूज़ करेंगे रेगुलर बेसिस पे, ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रहे। उन्होंने कहा कि हमने डिज़ाइन अच्छे बनाए हैं, कॉस्टली है, तो हम ये करते हैं कि सिल्क वाले जो कवर हैं वो हम फेस्टिवल्स पे यूज़ कर लेंगे, कि जिन्होंने महँगे और अच्छे एक्सपेंसिव बाय करने हैं वो कर लें, ठीक है? लेकिन नॉर्मल हम कॉटन वाले कवर यूज़ करेंगे, जिससे हर कोई बंदा उसको बाय कर पाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया कि सना ब्रांच मैनेजर है एबीसी हैंडीक्राफ्ट की। वो क्या बनाते हैं? वही इंडियन फैब्रिक से फर्निशिंग रेडीमेड हाउस होल्ड आइटम्स बनाते हैं। सना क्या करती है? डिसाइड करती है कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कितनी कौन सी वैरायटी बनानी है, कौन सा कलर होगा, और वो उस हिसाब से सबको रिसोर्सेज बांट देती है सारे डिपार्टमेंट को, ताकि वो उस हिसाब से सामान ले आए और काम कर पाए। साथ ही उसने एक टीम बनाई डिजाइनर्स की, जो प्रिंट डिसाइड करेंगे बेड कवर्स का सिल्क के ऊपर। तो उन्होंने बना के दे दिए। उसको अच्छे भी बहुत लगे, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थे, वो हर कोई कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उसने कहा कि आपने जो बनाया उसे हम यूज़ करेंगे, लेकिन फेस्टिवल्स पे, नॉर्मल डेज़ पे हम कॉटन के कवर्स को यूज़ करेंगे। हिंदी में अच्छे से समझ आ गया आपको ये? पता लग गया क्या मतलब है? क्वेश्चंस देखते हैं। शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर। वही बात आ गई, जो टीम ऑफ डिजाइनर्स उसने अपॉइंट की है, क्राफ्ट पीपल की है कंपनी में, जो बनाएंगे, डिजाइन्स बनाएंगे सिल्क पे। तो कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है इस पे? ना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की हुई है। हमने 5 फंक्शन किए थे ना मैनेजमेंट के, कौन-कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैंने आपको कहा था ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जिनके हम डिटेल में आगे चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, पर एक बार हमने सबके मीनिंग इस चैप्टर में कवर कर लिए थे, तो आपको पता लग जाएगा। तो वो क्या कर रही है? वो डिजाइनर्स को अपॉइंट कर रही है। अपॉइंट कर रही है मतलब बंदे हायर कर रही है काम के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। तो इसका आंसर होगा स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the above case, company's objective is to promote the sales of Indian handlooms and handicraft product। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव मतलब गोल। क्या मकसद है कंपनी का? कि उसने सेल्स को इंक्रीज करना है। तो कौन सा फीचर आता है मैनेजमेंट का? ये तो अगर आप ऑप्शंस ना भी देखो ना, तब भी पता लग जाएगा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे वो मकसद डिसाइड कर रहे हैं। क्या मकसद है? कि उन्होंने सेल्स इंक्रीज करनी इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की। तो बाकी तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी देख लेना, पर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा ऑब्जेक्टिव वर्ड से। विद रेफरेंस टू द अबव केस, एट विच लेवल सना इज वर्किंग। अब ये बताओ कि सना किस लेवल पे वर्क कर रही है? क्या कर रही है वो? पर्सन अपॉइंट कर रही है, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग भी कर रही है ब्रांच लेवल के तौर पे। कौन से लेवल पे है? मिडल लेवल पे, क्योंकि जहाँ पे अपॉइंटिंग पर्सोनल की बात आ गई, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया ना, वहां से आपको पता लग गया कि वो मिडल लेवल पे है, और बाकी जो फंक्शंस भी वो परफॉर्म कर रही है ना, वो भी मिडल लेवल मैनेजर के ही हैं। तो आपको वहां से पता लग जाएगा। लेकिन अपॉइंट पर्सोनल से तो अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ से तो आपको सीधा डायरेक्टली पता लग जाना चाहिए। Anna suggested that they should keep the silk bed covers for special festive occasions and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep costs under control। उसने ये कहा था ना कि सिल्क को हम फेस्टिवल टाइम पे करेंगे और कॉटन को रूटीन में करेंगे, ताकि कॉस्ट सही रहे। तो कौन सा फंक्शन है? यस, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमने क्या कहा था? कि हम पहले गोल डिसाइड करते हैं, फिर एक्चुअल काम कितना हुआ उसको मेजर करते हैं, फिर देखते हैं उन दोनों में क्या डेविएशन आई, फिर हम उसका करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो इसने क्या किया? इसने टीम अपॉइंट की, उनसे काम करवाया, उसके बाद उसको क्या किया? एनालाइज किया। एनालाइज करके क्या पता लगा? कि वो एक्सपेंसिव बन रही है, एवरेज कस्टमर नहीं ले पाएगा। तो उसने करेक्टिव एक्शन के तौर पे क्या कहा?
उसने करेक्टिव एक्शन लिया ना। सिल्क कवर्स पे यूज होंगे, लेकिन फेस्टिवल ओकेजन्स पे रूटीन में कॉटन बेड कवर्स यूज होंगे, ताकि कॉस्ट भी ध्यान में रखी जा सके। तो जहां पे करेक्टिव एक्शन लिया जाता है वहां पे हमेशा कंट्रोलिंग की बात होती है। तो इस क्वेश्चंस में मेनली हमने फंक्शंस देखे, एक फीचर का पॉइंट देखा और एक लेवल का किया। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, एक केस के साथ 4 एमसीक्यूज। और ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग होते हैं केसेस। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आते हैं ना तो आराम से ये सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9th। ग्रीनटेक लिमिटेड, अ सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ग्रीनटेक लिमिटेड एक कंपनी है जो सोलर पैनल्स वगैरह बनाती है। हैज अपॉइंटेड अरुण, उसने अरुण को अपॉइंट किया है एज एन एम्प्लॉय। वो क्या करता है? मंथली प्रोडक्शन प्लान्स बनाता है, अपने वर्कर्स को काम बांटता है, उनको मोटिवेट करता है, और ये ध्यान रखता है कि शॉप फ्लोर पे डिसिप्लिन बना रहे। तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 करेक्टरिस्टिक्स बताओ मैनेजमेंट की। करेक्टरिस्टिक्स देखो बहुत आ रही है, तो करेक्टरिस्टिक्स तो बहुत अच्छे से करना। वही 6-7 पॉइंट्स में से देखो कौन से 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है ना, वो तो गोल ओरिएंटेड ही है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, वो मंथली प्रोडक्शन प्लान बनाता है। वो हर मंथ का देखता है कि इस महीने में हम कितना बनाएंगे। तो अगर प्लान कर रहा है मतलब वो गोल डिसाइड कर रहा है, तो वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होगी। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हुई? दूसरा जो फीचर हुआ वो हुआ परवेसिव। परवेसिव क्या होता है? मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट है, हर लेवल पे प्रेजेंट है। तो वो प्लान भी कर रहा है, साथ में एम्प्लॉयज को काम भी बांट रहा है, साथ में ये देख रहा है कि नीचे वाले लेवल पे डिसिप्लिन भी है। तो परवेसिव है क्योंकि हर जगह मैनेजमेंट जो है प्रेजेंट है, हर लेवल पे मैनेजमेंट प्रेजेंट है, तो परवेसिव। थर्ड हो गया मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? जिसकी डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। हमने कहा ना मैनेजमेंट के 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में है लोगों को भी मैनेज करते हैं, काम को भी मैनेज करते हैं, और ऑपरेशंस या प्रोसेसेस को भी मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे वो सारा कुछ कर रहा है। वो काम को भी मैनेज कर रहा है, वो लोगों को भी मैनेज कर रहा है, साइन करके काम मोटिवेट करके उनको भी मैनेज कर रहा है, डिसिप्लिन भी रख रहा है। मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि वो कितने एस्पेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो ये 3 करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ गए। अगर आपको ऐसे नहीं पता लगते ना, तो वैसे जैसे मैंने बताया सारे पॉइंट्स लिखो। तो जब आप लिखोगे ना आपको पता लगेगा इंटेंजिबल की तो यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं है। तो इंटेंजिबल तो हो ही नहीं सकता। तो सारे फीचर्स ऐसे लिखो, एनालाइज करो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन से 3 फीचर्स जो है मेन यहाँ पे यूज हो रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा इनको एक्सप्लेन कर दो, तो इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आप अपनी वर्डिंग में लिखाना। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे जो हम कवर कर रहे हैं इस चैप्टर का, वो है एट ज़ेनिथ एंटरप्राइजेस। ज़ेनिथ एंटरप्राइजेस एक कंपनी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। उसका जो प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर राघव है, उसने ये इंश्योर किया कि जितने भी एलईडी टीवी वो बना रहे हैं ना, वो सारे मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में और स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में बनाए जाएं। मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब कम से कम चीजों का इस्तेमाल करके या कम से कम पैसे में, और स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम मतलब जितना टाइम उन्होंने डिसाइड किया ना। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने 6 महीने में इतने यूनिट्स बनाने हैं, तो वो 6 महीने में बन जाने चाहिए। जितना टाइम डिसाइडेड है उस टाइम में बन जाने चाहिए। इसका क्या रिजल्ट आया? कंपनी अपने कस्टमर की डिमांड्स को मीट कर पाई टाइम पे, और कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है कि उसने अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी दी, और साथ में टाइम पे कस्टमर्स को प्रोडक्ट भी प्रोवाइड किए। तो इसमें क्या उन्होंने पूछा है? Which two important aspects of management are being highlighted in the above case? तो जब मैंने आपको मैनेजमेंट कराई है ना, उसके मीनिंग में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि मैनेजमेंट के मीनिंग पे हम 3 चीजों पे फोकस करते हैं। पहला होता है प्रोसेस, दूसरा होता है एफिशिएंसी,
और थर्ड इज इफेक्टिवनेस। और मैंने आपको बताया था कि ये एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट भी होते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट जो यहाँ पे कवर हुए हैं वो है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कैसे पता लगा? आपने ये भी लिख के आना है वहां पे, आपको कैसे पता लगा क्वेश्चन में से। क्वेश्चन की चाहे वो लाइन को डॉट डॉट में लिख दो, स्टार्टिंग का एक वर्ड लिख, एंडिंग का एक वर्ड लिख के बीच में डॉट 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 कर दो, लेकिन बता के आना साथ में। एफिशिएंसी कहाँ से पता लगती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में हमने काम को करना। और इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है कि काम को टाइमली कंप्लीट करना अच्छे से। तो टाइम फ्रेम से पता लगा, स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम से पता लगा ये इफेक्टिवनेस है, और एफिशिएंसी पता लगी मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा मीनिंग बताओ, एक जो मैंने अभी आपको अच्छे से बता दिया, इसे आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करके आना। और मैनेजमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि दोनों होने चाहिए, मतलब दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था ना, बैलेंस कैसे होना चाहिए, मैंने आपके साथ एक नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल ली थी, और उसमें मैंने बताया था कि अगर हम एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो क्या होगा, अगर इफेक्टिवनेस पे करेंगे तो क्या होगा, और दोनों में कैसे बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप वो चीज समझाओगे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लो, वहां पे मैंने ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में कवर कराया हुआ है। तो वो बैलेंस वाली चीज आप यहाँ पे लिखोगे, जिससे आपका ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केस स्टडीज चैप्टर 1 की, क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छे से कॉन्सेप्ट्स कवर करके यहाँ पे साथ साथ केस स्टडीज की प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आपको एंड में जाके एग्जाम्स में कोई भी डिफिकल्टी ना आए, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे केसेस ही आने हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ नोट्स भी अच्छे से बना रहे हो, कंसेप्ट्स भी समझ रहे हो, और साथ में केस स्टडीज को भी कवर कर रहे हो, तो आपको एंड में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, और आप अच्छे से एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे और बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।